हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ जो आपके सीरियस एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। एक तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह क्वेश्चन, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, और एक दो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, जो आपके डिस्प्लेसमेंट के सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस रहते हैं, जहाँ पे आपको एक सर्कुलर ट्रैक दे देता है कि किसी सर्कुलर ट्रैक में कोई एक बंदा जो है, या फिर सर्कुलर पाथ में कोई बंदा इतना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है इतने टाइम में। तो इसमें जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है वो डिस्प्लेसमेंट का लगता है, जो जल्दी से समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हिंदी में विस्थापन होता है। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई बंदा यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस भी 10 कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अभी 10 कवर कर रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो यहाँ तक आता है, यानी कि बी से लेके इस पॉइंट के सी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 15 मीटर होगा, क्योंकि 10 चला फिर 5 चला। लेकिन अगर वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है आप देखिए, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर होगा। और अगर मान लेते हैं कि फिर से अपने ओरिजिनल यहाँ से घूम के वहाँ से जाता है बी तक, बी से घूम के फिर से अपने पॉइंट ए पे ही लौट आता है, यहीं पे फिर से खड़ा हो जाता है, इस केस में डिस्टेंस तो 20 मीटर होगी, क्योंकि 10 जाने में 10 आने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को बस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, जहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक्ट है जिसका डायामीटर 200 मीटर है। डायामीटर 200 मीटर का मतलब है कि कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अलॉन्ग दिस, और इसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो ये कितना है? 200 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? ये 200 मीटर दिया हुआ है, जो मतलब कोई भी मतलब लाइन जो आपकी सेंटर से गुजर रही है, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है सर्कल में, दैट विल बी टर्म्ड एज डायमीटर। तो ये 30 सेकंड में एक पूरे डायमीटर को कवर कर रही है। दैट मीन्स, और ये आपको बताना है कि 3 मिनट और 45 सेकंड बाद ये कहाँ पे खड़ा होगा बंदा। तो यहाँ पे जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि 30 सेकंड में वो एक सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर पूरा कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ से वो चलना स्टार्ट होता है तो एक चक्कर बाद फिर से यहीं पे होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरे चक्कर बाद फिर से यहीं आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहीं पे आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि मुझे इसकी पोजीशन बतानी है 3 मिनट और 45 सेकंड। 3 मिनट का मतलब हो गया कितने सेकंड? 180 सेकंड। बताइए 30 सेकंड बाद यहाँ पे 60 सेकंड, यानी 30 के मल्टीपल जितने होंगे, 30 के मल्टीपल यानी कि 60, 90, ठीक है, 120, 180, उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, जैसे कि 30 सेकंड में वो एक चक्कर मारेगा, 180 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा? 6 चक्कर, यानी कि 6 चक्कर बाद वो फिर से यहीं पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बाकी अगर बात करें 45 सेकंड के, 45 को हम बाइफरकेट कर सकते हैं 30 और 15 में। अगेन वो 30 सेकंड में एक और चक्कर मार लेगा, यानी कि 7 चक्कर मार लेगा, बचे 15 सेकंड। तो भाई 30 सेकंड में अगर वो एक चक्कर मार रहा है तो 15 सेकंड में आधा चक्कर मारेगा। यानी कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो आधा चक्कर का मतलब क्या हुआ? आधा चक्कर का मतलब तो यही हुआ ना, सिंपल यही हुआ। और इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे अभी अब है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था उसने इनिशियली सबसे पहले, और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो भाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है, पाई आर, लेकिन शॉर्टेस्ट अगर बात करें तो ये आपका 200 मीटर होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। 200 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका विस्थापन होगा, और उसके नंबर ऑफ, अगर उसके नंबर ऑफ ये बात करें कि उसने कितने मारे, चक्कर कितने मारे, तो 7.5 चक्कर मारे। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और काफ़ी पूछा था आपके ये एग्ज़ाम में। बाकी इंग्लिश के भी शॉर्ट से वीडियो सर ने डाले, उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सर ने वहाँ पे जो आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बिकॉज ये काफ़ी वाइड, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही कम में समराइज़ किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें तो इससे क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, और जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको आराम से बना सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो बहुत ही आसानी से आप इमेज फॉर्मेशन इसका सीख जाएंगे। ठीक है, और जिसको आता है वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है दैट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? अंदर वाला ना, बाहर वाला तो पॉलिश्ड है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे स्टेटमेंट अगर देख के पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है दैट इज़ कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, पहली बात तो ये, और कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर इमेज रियल है, ठीक है, रियल है,
तो वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, यानी कि रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, इसका मतलब है वो उल्टी होगी। रियल का मतलब है वो मिरर के सामने बन रही है, और इन्वर्टेड का मतलब है वो उल्टी है। देख लीजिए हर केस में उल्टी है एक्सेप्ट वन, जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और वो कौन सा है उसको हम एक एक करके देखते हैं जल्दी से। तो पहली बात तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो फोकस पे आपका इमेज बनता है, ठीक है। आप थोड़ा सा पास लाए, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, या फिर बियॉन्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। जैसे कि अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, ठीक है। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बियॉन्ड आप रख रहे हो, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। फिर अगर बात करें, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, ठीक है। और अभी वो देख लेंगे कि नेचर क्या है इमेज का, लेकिन पहले इस पे फोकस करिए कि साइज़ क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कहाँ पे बन रही है उस पर फोकस करिए। फिर अगर बात करें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रख देते हैं तो ये फोकस है आपका, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। इसको बहुत ही आप आसानी से ऐसे समझो। पहले इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनती है। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहाँ पे कि अगर सिंपल ऐसा यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ तो फोकस पे बन रही है। अगर मैं बियॉन्ड 2f, या फिर 2f का मतलब c होता है, बियॉन्ड अगर c रखता हूँ, देखिए अगर ये बियॉन्ड मैं कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूँ तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बनता है। अगर मैं c पे ले आता हूँ तो वो c पे आ जाता है, यानी कि पहले तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज मेरी फोकस पे बन रही है। मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, इमेज मेरी इधर को खिसक रही है, देखिए इमेज इधर को खिसक गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को पास लाया, इमेज और खिसक गई। तो इमेज जैसे जैसे राइट को आएगी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे राइट को आएगा, इमेज वैसे वैसे लेफ्ट को भागेगी। अब यहाँ पे मैं c और f के बीच में रख देता हूँ तो कहाँ पे बनेगी, देखिए तो c और f पे बियॉन्ड c बनेगी, ठीक है। c और f पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो बियॉन्ड c, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका बनेगा इमेज। और अगर आप f पे रख देंगे यानी कि फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अब देखिए जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। अब साइज़ की अगर बात कर लें तो साइज़ देख लीजिए यहाँ पे, साइज़ पहले तो बहुत एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा है, फिर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होना चालू होगा। तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड से अभी क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ। देखिए थोड़ा सा पहले पॉइंट साइज बना था, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ। अभी क्या है, इक्वल साइज का बन जाएगा। अभी क्या है, बिगर दैन दी ऑब्जेक्ट यानी कि एनलार्ज्ड बनेगा। फिर एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड है, फिर एक्सट्रीमली एनलार्ज बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। और आखिरी केस एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मिरर के पीछे बनती है। और अगर इमेज वर्चुअल होती है तो हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा सीधी होती है। और ये वाले केस में मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ कि ये कॉन्केव मिरर का आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, अभी कॉन्वेक्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2c रखेंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बनेगी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में लाएंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगी, ठीक है। अगर f पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और आखिरी केस जैसे इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी जब पोल और फोकस के बीच में था, यहाँ पे भी अगर आप पोल और या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन और फोकस के बीच में रखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। और इस केस में कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, और वो भी बिहाइंड द यहाँ पे लेंस आप बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज़। तो कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बराबर होता है कॉन्वेक्स मिरर के। लेकिन यहाँ पे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में कुछ अंतर होता है, याद रखिएगा। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। और यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, u। फोकल लेंथ हमेशा याद रखना पॉजिटिव होती है,
कॉन्वेक्स की, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, और नेगेटिव होती है आपकी कॉन्केव की, ठीक है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो मिरर फार्मूला अगर मिरर की बात कर रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, और यहाँ पे अगर लेंस की बात कर रहा है तो लेंस फार्मूले का यूज़ करोगे। लेंस फार्मूला क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये बोलता है लेंस फार्मूला। और ये क्या है, मिरर फार्मूला। यहाँ पे एक मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इन द केस ऑफ व्हाट, मिरर, ठीक है। और लेंस के केस में यही फॉर्मूला हो जाएगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u, ठीक है। लेंस के केस में ये चीज़ हो जाएगा, क्लियर है। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आपका इमेज बन रहा है, दैट मीन्स कि आपका इमेज कैसा हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और इन्वर्टेड अगर इमेज है तो वो रियल भी होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी। अगर m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है, दैट मीन्स कि वो कुछ इस तरह से बना होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दैट मीन्स कि वो जो हमारा जो इमेज बना है वो इरेक्ट है। और इरेक्ट कब बनता है, जब वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी वो अपने आप वर्चुअल हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तब, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर देखा था, कॉन्केव मिरर बराबर कॉन्वेक्स लेंस, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर बराबर कॉन्केव लेंस। तो दोनों का इमेज फॉर्मेशन सेम होगा, बहुत सिंपल है इनका। तो कैसे है, दो केसेस पढ़ने हैं, एक तो इन्फिनिटी जब मैं ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में तब, और एक बार इन्फिनिटी पे रखा होगा तब, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे रखा होगा, याद रखना, जब इन्फिनिटी, पहले तो ये देख लो इन्फिनिटी वाला, जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी एट द फोकस, यानी कि सिंपल, ये सब भूल जाओ, ये याद रखो, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी, और पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में ले आएंगे तो अगेन ये वर्चुअल ही बनेगा, अभी भी छोटा बनेगा। वहाँ क्या पॉइंट साइज है, बिल्कुल ही बहुत ही छोटा है, यहाँ पे क्या छोटा है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बना ही नहीं सकता है, नेवर, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो अगर तुमसे ये चीज़ बोल दे क्या कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स है ना ये, कॉन्केव बोल दे और बोल दे वो वर्चुअल बना रहा है, तो कौन सा केस हो जाएगा बताओ, आखिरी वाला हो जाएगा। क्योंकि कॉन्केव तो हमेशा, कॉन्केव की अगर बात करें तो वो तो हमेशा रियल बनाता है, एक ही केस है जिसमें वर्चुअल बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर कोई बोल देता है कि एक मिरर है जो कि रियल इमेज बना रहा है, तो तुम ये वाला कॉन्वेक्स मिरर तो अपने दिमाग से हटा ही देना उस केस में, क्योंकि वो कभी रियल इमेज बना ही नहीं सकता है। ये चीज़ आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए, ठीक है। और अभी मैंने बताया जैसे कॉन्वेक्स मिरर है तो वही वैसे ही कॉन्केव लेंस है। आई होप ये इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में या फिर आइसोटोनिक में, तो क्या होगा सेल के साथ, बताइए, सोचिए क्या होगा सेल के साथ। तो याद रखना, हाइपोटोनिक में सेल जो है स्वेल करेगी, सूज जाएगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। और बात करें हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सूख जाएगी, ठीक है। और आइसोटोनिक की बात करें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब हाइपोटोनिक होता क्या, हाइपोटोनिक वो होता है, सोल्यूशन होता है जहाँ पे जो सॉल्वेंट की मात्रा या फिर हम बोल सकते हैं वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा है। मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक है, जो कि एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी हुई है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है आउटसाइड द सेल एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन। तो सेल की जो बाहरी परत होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ज़रा ये बताइए ये बनी किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल्दी से। तो ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सेलेक्टिवली या फिर इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू ऑस्मोसिस होता है, सेलेक्टिवली चीज़ों को आने जाने देती है। तो हाई कंसंट्रेशन से हमेशा मूवमेंट कैसे होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में हमेशा जो आपका मूवमेंट होता है दैट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोल सकते हैं, पैसिव, ठीक है। अगर एक्टिव वाला केस दे देगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव के केस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लेकिन वो नेचुरली नहीं हो सकता है, उसके लिए एनर्जी लगती है अगर आपको एक्टिव वाला करवाना है। ये तो पैसिव है, अपने आप हो जाता है, अपने आप ही चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बहती है। लेकिन अगर लो से हाई करवाना है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसके लिए एनर्जी लगती है। खैर उतना वहाँ पे नहीं जाते हैं, इसी पे स्ट्राइक, इसी पे हम
फोकस्ड रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बोल दे कि सेल के अराउंड वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, बस वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन लिख दो बस, और उसके अपोजिट होगा लो कंसंट्रेशन, रिलेटिव लो कंसंट्रेशन बनेगा, और हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हाई टू लो ही होता है। हाइपरटोनिक में क्या है, हाइपरटोनिक में ये है कि सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई है, यहाँ बाहर लो है, तो यहाँ पे पूरा जो वाटर निकल जाएगा और सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें कंसंट्रेशन अंदर बाहर दोनों बराबर होता है। क्लियर है। और एक चीज़ और, एंड दैट इज़ कि एक क्वेश्चन पूछता है कि जब एक शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या हो जाता है, तो याद रखें शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट जो है सब्सटैंशली इंक्रीज़ कर जाता है, हेविली इंक्रीज़ कर जाता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, ठीक है। और अच्छा, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आप मुझे ये बताइए, हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो ख़राब ना हो इसके लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ किस मटेरियल का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट कैसा, ज़्यादा कम कितना क्या होना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी जो शॉर्ट से वीडियोज़ हैं, बाकी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, फिर आगे डालूंगा, तो उनको अटेम्प्ट करके जाइएगा। बाकी आराम से पेपर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और इतना आपने पढ़ा है, इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बन रहा होगा, ये मान के पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। और पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, इसीलिए जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको स्ट्राइक करना है। हो सकता है कि जो आपका सेट आया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सबके अलग अलग होते हैं, तो आपका हो सकता है कि स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बाद में आसान क्वेश्चन हो, तो रैंडम पहले तो पूरा पेपर देख जाओ, उससे शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है आपका। नहीं होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे क्या करना है, लेकिन उससे आपका पूरा शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इससे होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे आते हैं। और जो बीच से स्टार्ट कर दो, बीच से कहीं से स्टार्ट कर दो, कोई ऐसा नहीं कि एकदम स्टार्ट से शुरू करेंगे, बीच से स्टार्ट कर दो, लेकिन आसान से स्टार्ट करो। दैट विल गिव यू अ बूस्ट इन द इनिशियल टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।